नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है चंबल नदी। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर चंबल नदी एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम राजस्थान में किसी भी नदी का अध्ययन करते हैं तो हमें उसका अध्ययन किस किस बिंदुओं के अंतर्गत करना होता है। आप चाहे कोई सी भी नदी पढ़िए, चाहे आप चंबल पढ़िए, चाहे आप बनास पढ़िए, चाहे आप माही पढ़िए, चाहे आप लूणी पढ़िए, राजस्थान में किसी भी नदी को अगर आपको पढ़ना है और समझना है तो हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनका अध्ययन करना होता है। जब भी हम किसी नदी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रचलित नामों के बारे में पता होना चाहिए कि उसे किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल नदी को चर्मण्यवती भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर चर्मण्यवती के अलावा क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। अगर बनास की बात करें तो बनास को वन की आशा तथा वर्णाशा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, किसी भी नदी के प्रचलित नाम क्या हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल से तात्पर्य है जहाँ से नदी का प्रारंभ होता है। यह स्थान राजस्थान के अंदर भी हो सकता है और राजस्थान के बाहर भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, नदी के प्रचलित नाम क्या क्या है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो उसका उद्गम स्थल कहाँ है, राजस्थान के अंदर है या राजस्थान के बाहर है। अगर राजस्थान से बाहर उस नदी का उद्गम हो रहा है तो वो राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर राजस्थान से बाहर किसी नदी का उद्गम हो रहा है तो वो राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश कर रही है। जैसे अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का प्रवेश हम पढ़ेंगे कहाँ से, 84गढ़ के निकट से चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी का उद्गम बिंदा गांव झालावाड़ में होता है। तो राजस्थान से बाहर अगर नदी का उद्गम हो रहा है तो वह राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से करती है, ठीक है। इसके पश्चात नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई से तात्पर्य होता है कि नदी का उद्गम जहाँ से हो रहा है या नदी प्रारंभ जहाँ से हो रही है और समापन मतलब जहाँ पर समाप्त हो रही है वहाँ तक नदी कितनी लंबाई में बह रही है, ठीक है, कुल लंबाई। अगर नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर होता है तो फिर हमें एक बिंदु और पढ़ना है, उसकी राजस्थान में लंबाई। जैसे अगर हम चंबल नदी का उदाहरण दें तो चंबल नदी की कुल लंबाई हम पढ़ेंगे 965 किलोमीटर और राजस्थान में उसकी लंबाई हम पढ़ते हैं 135 किलोमीटर। तो नदी की कुल लंबाई हो गई और नदी की राजस्थान में लंबाई हो गई। इसके पश्चात प्रमुख सहायक नदियाँ। दोस्तों, प्रमुख सहायक नदियों से तात्पर्य है कि मुख्य नदी में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती है। जो छोटी नदियां बड़ी नदी में अपना जल गिराती है वह नदियां बड़ी नदी की क्या कहलाती है, सहायक नदियां कहलाती है। जैसे चंबल नदी में बनास अपना जल गिराती है तो बनास क्या हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी। फिर हम पढ़ेंगे कि चंबल नदी अपना जल किस में गिराती है, यमुना में गिराती है, तो यमुना की सहायक कौन हो जाएगी, चंबल नदी। फिर हम पढ़ते हैं कि यमुना गंगा में अपना जल गिराती है तो यमुना क्या हो जाएगी, गंगा की सहायक नदियाँ। तो क्या होता है कि जो बड़ी नदी में जितनी भी छोटी नदियाँ अपना जल गिराती है उन्हें क्या कहा जाता है, सहायक नदियाँ। प्रत्येक नदियों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रमुख नदियाँ हैं जो अपना जल मुख्य नदी में गिराती है वो हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्रमुख सहायक नदियों के अलावा हमें पढ़ना पड़ता है नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ पे बने हुए हैं, ये हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा
जल प्रपात, ठीक है, कि किसी नदी के ऊपर जलप्रपात है या नहीं है तो कहाँ पर है। अगर जैसे हम उदाहरण दें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जलप्रपात क्या होता है। देखिए, जब किसी नदी का जल ऊंचाई से गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी नदी का जल ऊंचे स्थान से नीचे गिरता है उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात के बाद अगर हम बात करें तो त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम से तात्पर्य है जिस स्थान पे तीन नदियों का जल आपस में आकर मिलता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसके अलावा कोई अगर नदी की विशेषताएं हैं तो हम वो पढ़ते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम पढ़ते हैं समापन, कि कोई नदी कहाँ पर जाकर समाप्त होती है। तो ये मुख्य बिंदु हैं, इसके अंतर्गत हमें राजस्थान की नदियों का अध्ययन करना होता है। क्या क्या पढ़ा हमने, प्रचलित नाम, उद्गम स्थल, प्रवेश, कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई, प्रमुख सहायक नदियाँ, बांध, जलप्रपात, त्रिवेणी संगम और समापन। इसके अलावा एक बिंदु रह गया, वो ध्यान रखना कि उसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र से तात्पर्य है कि कोई नदी किन किन जिलों में बहती है। जैसे हम राजस्थान की नदियों की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थान की तीन नदियां चंबल, बनास तथा लूणी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी कौन से 6 में प्रवाहित होती है, बनास नदी कौन से 6 में प्रवाहित होती है और लूणी नदी कौन से 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ये हमसे पूछा जाता है। देखिए, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन आंसर हमें कैसे आएगा, जब हम इसको क्रमबद्धता के साथ इसका अध्ययन करेंगे। सवाल आपसे ये पूछ ले कि चंबल नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। जब हमें ये पता होगा कि चंबल नदी किन किन जिलों से होकर बहती है तभी तो हम ये बता पाएंगे कि चंबल नदी इन इन जिलों से होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम राजस्थान की नदियों की बात करते हैं तो हम राजस्थान की नदियों को किन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रचलित नाम, उद्गम स्थल, राजस्थान में प्रवेश, कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई, प्रवाह क्षेत्र, प्रमुख सहायक नदियां, बांध, जलप्रपात, त्रिवेणी संगम तथा लास्ट में उसका क्या होता है, समापन होता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंबल नदी। देखिए, राजस्थान की सर्व प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल है। जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थान में केवल 2 नदियाँ, एक तो चंबल तथा एक माही, 12 मासी नदियाँ हैं। 12 मासी नदियों से क्या तात्पर्य है कि वे नदियाँ जो वर्ष के 12 महीने लगातार बहती हैं उनको क्या कहा जाता है, 12 मासी कहा जाता है। तो राजस्थान में केवल 2 नदियाँ, एक तो चंबल तथा दूसरी कौन सी, माही। ये 2 नदियां ही 12 मासी नदियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। तो सबसे पहले चंबल नदी के क्या आ जाते हैं, प्रचलित नाम। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, जब हम प्रचलित नाम की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी को चर्मण्यवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर्मण्यवती भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके 2 नाम प्रचलित है, कौन कौन से, चर्मण्यवती तथा राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें चंबल नदी के उद्गम की। उद्गम, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के
इंदौर जिले में महू जनपद की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा जिला? इंदौर जिले के महू जनपद की जनापाव की पहाड़ियों से होता है। यह जनापाव की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, उद्गम कहाँ से हो रहा है? राजस्थान से बाहर हो रहा है। जब राजस्थान से बाहर उद्गम हो रहा है तो राजस्थान में प्रवेश भी होगा, राजस्थान में प्रवेश। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है? चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। जब हम चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर। किन्हीं पुस्तकों में आपको 966 भी मिल सकती है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ परीक्षा में नहीं आते हैं। ठीक है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। जब हम राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करते हैं, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है। सबसे पहले चंबल नदी के प्रचलित नाम क्या क्या हैं? चर्मण्यवती तथा राजस्थान की कामधेनु। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले के महू जनपद में कौन सी पहाड़ियों से? जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं कि कैसे ये राजस्थान में आती है, किन किन जिलों में बहती है, इसके अलावा इसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था और इस क्लास में भी हम बात कर रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी समझने के लिए मैपिंग का आना आवश्यक है। अगर आपको राजस्थान की मैपिंग आती है तो आप यूँ मान के चलिए कि आपको 50% राजस्थान की ज्योग्राफी अपने आप याद हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो ये मान के चलिए आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? देखिए, हम यूँ मान के चलते हैं कि ये अपना राजस्थान है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से हुआ? चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से? जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले के महू जनपद में। कौन सी पहाड़ियाँ? जनापाव की पहाड़ियाँ। इन जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश राज्य में बहती हुई राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश
करती है। ठीक है, इसके पश्चात कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के पश्चात ये बहती है कोटा में, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के पश्चात करौली और धौलपुर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि चंबल नदी का उद्गम हो रहा है जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियों से उद्गम होने के पश्चात यह मध्य प्रदेश राज्य में बहती हुई चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। उसके पश्चात कोटा जिले में प्रवाहित होती है। कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के पश्चात करौली, और करौली के पश्चात धौलपुर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखिएगा चित्तौड़गढ़ में किस स्थान से ये प्रवेश कर रही है? 84 गढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। आप इसको ऐसे समझिए, कहाँ पे? 84 से ये प्रवेश करती है। 84 से जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यहाँ पर इसमें एक नदी आकर मिलती है। कौन सी? बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी। और ये बामनी नदी मिलती है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही है। तो बामनी नदी का उद्गम हम आगे पढ़ेंगे कि हरिपुरा गांव की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से ही होता है, और ये कहां पर? भैंसरोडगढ़ में आकर मिलती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर चंबल नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जलप्रपात क्या होता है। जब नदी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो उसको क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। तो 84 से राजस्थान में चंबल नदी ने प्रवेश किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर उससे मिलती है बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी। उससे थोड़ा सा लगभग 5 किलोमीटर आगे बहने के पश्चात चंबल नदी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। उसे क्या कहा जाता है? चूलिया जलप्रपात। इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है लगभग 18 मीटर। कितनी? 18 मीटर। और यह चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको याद रखना होगा। क्या? कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है। पहली चीज, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, 4 नदियों के आपको नाम दे देगा, हमें ये देखना है कि कौन सी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। दूसरे तरीके का सवाल आता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। फिर पूछा जा सकता है कि चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आपको क्या याद रखना है? कितनी है? 18 मीटर। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि चूलिया जलप्रपात या फिर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये चूलिया जलप्रपात है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके पश्चात 84 से प्रवेश किया, भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी मिली, फिर क्या आया? चूलिया जलप्रपात आया। इसके पश्चात ये नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? कोटा जिले में प्रवेश करती है। देखिए अभी हम बांधों की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है चंबल नदी घाटी
परियोजना, उसमें हम पढ़ेंगे कि चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, किस क्रम में बनाए गए हैं, वो सारी बातें हम एक साथ करेंगे। अभी केवल हम चंबल नदी के बहाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले से चंबल नदी कहाँ पर आ गई, कोटा जिले में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है इससे नौनेरा नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे, नौनेरा नामक स्थान पर इससे आकर मिलती है काली सिंध नदी, ठीक है। काली सिंध नदी, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बागली गांव की पहाड़ियों से होता है, राजस्थान में झालावाड़ के बिंदा गांव से प्रवेश करती है, ठीक है। और कहाँ पर, नौनेरा नामक स्थान पर ये किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। इसके बाद जब चंबल नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर बूंदी जिले में एक स्थान है केशव राय पाटन। कौन सा स्थान, केशव राय पाटन। इस केशव राय पाटन नामक स्थान पर इस चंबल नदी के पाट की चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि चंबल नदी के पाट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर होती है, तो बूंदी जिले में। बूंदी जिले में किस स्थान पर, तो केशव राय पाटन नामक स्थान पर होती है। अब हम बात करें कि पाट क्या होता है, तो देखिए कोई भी नदी जिन दो किनारों के मध्य प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसका पाट कहा जाता है। एक किनारा ये और एक किनारा ये, ठीक है। तो चंबल नदी के पाट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर पाई जाती है, बूंदी जिले में केशव राय पाटन नामक स्थान के निकट पाई जाती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पर सवाई माधोपुर जिले में एक स्थान है रामेश्वर घाट। कौन सा स्थान, रामेश्वर घाट। इस रामेश्वर घाट पर एक प्रमुख नदी बनास आकर मिलती है। बनास नदी चंबल नदी से कहाँ पे आके मिल रही है, रामेश्वर घाट। यह रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है, बनास नदी कहाँ पे मिली, रामेश्वर घाट पर मिली। रामेश्वर घाट कौन सी तहसील, खंडार तहसील। कौन सा जिला, सवाई माधोपुर जिले में आता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, बिना सोचे बस ये याद रखिए, चंबल नदी, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। लेकिन अगर हमसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, एक शब्द बोला मैंने, कौन सा, पूर्ण बहाव। पूर्ण बहाव का मतलब होता है कि नदी का उद्गम भी राजस्थान में हो रहा हो और नदी का समापन भी राजस्थान में हो रहा हो। हमने क्या पढ़ा कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से हो रहा है, राजस्थान से नहीं बल्कि कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश से। इस कारण पूर्ण बहाव की दृष्टि से चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है, ठीक है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल। और राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, बनास। इसके पश्चात सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी रामेश्वर घाट में एक नदी और आके मिलती है, वो है सीप। कौन सी नदी, सीप नदी भी इस रामेश्वर घाट में आकर मिलती है। और
त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम के बारे में हमने क्या बताया? वह स्थान जहां पर तीन नदियों का जल आकर आपस में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। कौन से त्रिवेणी संगम पर? रामेश्वर घाट। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां मिलती है? चंबल नदी में बनास तथा सीप नदी आकर मिलती है। ठीक है, इस रामेश्वर घाट से थोड़ा सा आगे जाने पर सवाई माधोपुर में ही एक स्थान है पलिया। ठीक है, कौन सा स्थान? पलिया। इस पलिया नामक स्थान पर ही एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है पार्वती। ये ध्यान रखिएगा, पार्वती नदी पलिया नामक स्थान पे किससे मिलती है? चंबल नदी से आकर मिलती है। इसके पश्चात सवाई माधोपुर में इस पलिया से लेकर धौलपुर में एक स्थान है पीनाहट। क्या बोला मैंने? कि सवाई माधोपुर में पलिया से लेकर धौलपुर में पीनाहट के मध्य यह नदी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। किसका निर्माण करती है? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। किन किन राज्यों के मध्य करती है? तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य किसका निर्माण करती है? सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? कहाँ से लेके कहाँ तक? पलिया। ये पलिया कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। पलिया से लेके कहाँ तक? पीनाहट तक। पीनाहट कहाँ पर है? धौलपुर में। किसका निर्माण करती है? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। और इस अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 241 किलोमीटर है। कितनी है? 241 किलोमीटर है। इसके पश्चात धौलपुर के आगे यह नदी किसमें प्रवेश कर जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश राज्य में भी एक स्थान है इटावा जिले का मुरादगंज। ठीक है, मुरादगंज नामक स्थान पे ये नदी किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में चंबल नदी के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? आराम से वापस इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं रटना है, आराम से समझिए। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले चंबल नदी के प्रचलित नाम क्या क्या पढ़े? चर्मण्यवती तथा राजस्थान की कामधेनु। उसके पश्चात चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले के महू जनपद की जनापाओं की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके पश्चात चंबल नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाह करती हुई चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। और लंबाई की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके पश्चात 84गढ़ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पे कौन सी नदी मिलती है? इससे बामनी नदी मिलती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो यह चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्तौड़गढ़ के पश्चात ये कौन से ज़िले में आ जाती है? कोटा ज़िले में आ जाती है। और कोटा ज़िले से नोनेरा नामक स्थान पर इसमें काली सिंध नदी मिलती है। ठीक है, इसके पश्चात यह बूंदी और बूंदी ज़िले में क्या? केशोराय पाटन नामक स्थान पर इसके पाट की चौड़ाई सर्वाधिक होती है।
उसके पश्चात सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर में खंडार तहसील के रामेश्वर घाट पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी 3 नदियां मिली? चंबल नदी में एक तो बनास मिलती है और कौन सी मिलती है? एक सीप नदी मिलती है। इस रामेश्वर घाट से थोड़ा सा आगे पलिया नामक स्थान पर इससे कौन सी नदी आकर मिलती है? पार्वती नदी आकर मिलती है। और फिर पलिया जो सवाई माधोपुर में है से लेकर धौलपुर में पिनाहट के मध्य यह मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। इस अंतर्राज्यीय सीमा की क्या है? लंबाई 241 किलोमीटर है। ठीक है, इसके पश्चात यह क्या करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। इसके अलावा हम जब इसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, बीहड़। ठीक है, एक नाम सुना होगा आपने, डांग। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीहड़ क्या होते हैं और डांग क्या होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज़ है। चंबल नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। चंबल नदी अपनी उत्खात स्थलाकृति, ये शब्द याद रखना है आपको। चंबल नदी अपनी उत्खात स्थलाकृति, द बैडलैंड टोपोग्राफी, इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा। कौन सी? उत्खात स्थलाकृति, द बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए कुख्यात है। ठीक है, क्या होती है उत्खात स्थलाकृति? का जब नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को उखाड़कर अलग कर देती है तो उससे बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृतियों के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी? चंबल। क्या होती है उत्खात स्थलाकृतियाँ? जब नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को उखाड़कर पृथक कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। उत्खात स्थलाकृति के अंतर्गत हम 2 स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उत्खात स्थलाकृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? 2, एक बीहड़ और एक डांग। ठीक है, क्या होते हैं बीहड़? आपने सुना होगा बीहड़ डाकुओं के लिए विख्यात या कुख्यात है। क्या होता है बीहड़? देखिए, चंबल नदी के द्वारा निर्मित गहरी गहरी घाटियों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है आपको कि बीहड़ किसे कहा जाता है? चंबल नदी के द्वारा निर्मित गहरी घाटियों को बीहड़ कहा जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई। बीहड़ किस जिले में? राजस्थान में किस जिले में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो सिंपल सी चीज़ है, जिन जिन जिलों में चंबल नदी बहती है उन्हीं में से एक होगा। ठीक है, तो राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो किस में? सवाई माधोपुर जिले में पाया जाता है। और डांग क्या होता है? कि चंबल नदी के द्वारा निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदान को क्या कहा गया है? डांग कहा गया है। थोड़ा सा फर्क होता है। गहरी घाटियों को तो बीहड़ कहा जाता है और चंबल नदी के द्वारा निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदानों को क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। राजस्थान में डांग का सर्वाधिक विस्तार करौली जिले में पाया जाता है। यह दोनों क्वेश्चंस कई बार आरपीएससी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? कि
बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो सवाई माधोपुर में। डांग का सर्वाधिक विस्तार किसमें? तो किसमें? करौली जिले में पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा क्या? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद आप इस चित्र को देख लीजिए, चित्र के द्वारा ही आपको समझ में आएगा। देखिए, अभी मैंने शुरू में बोला था कि ज्योग्राफी में अगर आपको मैपिंग आती है तो 50% आपको ज्योग्राफी अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? अब यहाँ समझिए, हम ये याद करेंगे कि राजस्थान में चंबल नदी 6 जिलों में बहती है, तो हमको याद करना पड़ेगा किस किस ज़िले में बहती है। लेकिन अगर हमें राजस्थान में ज़िलों की स्थिति पता है तो हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रम से याद रखना है। ऐसे आड़े टेढ़े नहीं कि चंबल नदी चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर ऐसे बहती है, ऐसे नहीं, क्रम से। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में बहेगी, इसके पश्चात कहाँ आ जाती है? कोटा में। कोटा के बाद कहाँ? बूंदी। बूंदी के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली। करौली के बाद धौलपुर। रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्रम अगर मैप याद है तो आपको अपने आप याद होगा। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा कौन सा जिला है? धौलपुर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब हम पढ़ेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। आप एक चीज़ देखिए, चंबल नदी इस क्रम में प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यूँ और ऐसे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। अगर आप ये चित्र बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। अब हमारा हेडिंग क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जब हम चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़, यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कितना अनुपात? 50:50, अर्थात दोनों का इसमें आधा आधा हिस्सा है। क्या पढ़ा हमने कि चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें हिस्सा कितना है इनका? 50:50। परियोजना का प्रारंभ 1953-54। इस परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1953-54 से माना जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी पे कितने बांध हैं? कितने? 4। कितने चरणों में निर्माण किया गया है? 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत इसके ऊपर बनाया गया गांधी सागर तथा कोटा बैराज। ठीक है, द्वितीय चरण के अंतर्गत इस पर बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध। तृतीय चरण के अंतर्गत इसके ऊपर बनाया गया जवाहर सागर
बांध। ये नाम याद कर लीजिएगा आप तो कि चंबल नदी पे कौन कौन से 4 बनाए गए हैं, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर। तो क्या पढ़ा हमने कि चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें इनका हिस्सा कितना है, 50:50। परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1953-54 से किया गया। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में गांधी सागर तथा कोटा बैराज, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस नदी घाटी परियोजना पर कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस नदी घाटी परियोजना पर कुल जल विद्युत का उत्पादन कितना होता है, 386 मेगावाट। अब हम पढ़ते हैं चित्र के द्वारा कि मानचित्र में कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से बांधों का निर्माण किया गया है और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी जब हमने चंबल नदी पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि चंबल नदी इस प्रकार से बहती है। ठीक है, राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, दोहरान कीजिए, कितने में, 6 जिलों में। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। उद्गम कहाँ से पढ़ा था हमने, जनापाओ की पहाड़ियाँ। जनापाओ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। जनापाओ की पहाड़ियाँ। अब एक ध्यान दीजिए, जनापाओ की पहाड़ियों से चंबल नदी कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित हो रही है। तो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में, ठीक है, भानपुरा तहसील, ये ध्यान रखिएगा, भानपुरा तहसील, मंदसौर, मध्य प्रदेश में। इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध। ठीक है, क्या चंबल नदी के ऊपर पहला बांध कौन सा आता है, गांधी सागर बांध। कहाँ पर, भानपुरा तहसील, मंदसौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस बांध का निर्माण वर्ष 1959 में पूर्ण हुआ। ठीक है, वर्ष 1959 में पूर्ण हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कौन सा बांध, गांधी सागर बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया, भानपुरा तहसील, मंदसौर, मध्य प्रदेश में। निर्माण पूर्ण कब हुआ, 1959 में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस बांध पर 23x5 मेगावाट, ठीक है, कितना हो गया, अर्थात 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। 23x5 का मतलब है 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत है। तो गांधी सागर बांध के ऊपर कितना जल विद्युत का उत्पादन होता है, 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध का निर्माण कौन से चरण में पढ़ा था अपन ने, प्रथम चरण में पढ़ा था। इससे थोड़ा सा आगे जब चंबल नदी प्रवाहित होती है तो 84 गढ़ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ जिले के ही रावत भाटा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, रावत भाटा, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में एक बांध का निर्माण किया गया है और उस बांध का नाम है
राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, कौन से बांध का निर्माण किया गया है? राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे निर्माण किया गया है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण किया गया है। यह राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ठीक है, यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो कौन सा है? राणा प्रताप सागर। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता के इंटरव्यू में वर्ष 2011 में कॉलेज व्याख्याता के इंटरव्यू में मुझसे भी यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, इसी बांध के किनारे पर रावतभाटा में एक परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। ठीक है, वर्ष 1972 में यहां पर क्या किया गया है? परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ठीक है, और ये जो रावतभाटा में स्थित परमाणु बिजली घर है, यह भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर था। जो भारत का पहला परमाणु बिजली घर था वह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध के किनारे पर रावतभाटा में स्थित है। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। इस राणा प्रताप सागर का निर्माण वर्ष 1970 में पूर्ण हुआ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गांधी सागर बांध का निर्माण 1959 में और राणा प्रताप सागर का निर्माण कब हुआ था? द्वितीय चरण में 1970 में पूर्ण हुआ। यहाँ पर 43 गुणा 4 मेगावाट अर्थात 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। यह चीज़ ध्यान रख दीजिएगा कि गांधी सागर पे कितना मेगावाट? 115 मेगावाट का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर पे कितना? 172 मेगावाट का उत्पादन होता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर अगला बांध आता है हमारा जवाहर सागर बांध। ठीक है, इस जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है बोराबास। बोराबास कौन से जिले में आता है? कोटा जिले में आता है। ठीक है, तो तीसरा बांध कौन सा आ गया? जवाहर सागर बांध। इस जवाहर सागर बांध का निर्माण वर्ष 1972-73 में क्या हुआ? पूर्ण हुआ। और यह जवाहर सागर बांध एक पिक अप बांध है। यह प्रश्न भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी के बांधों में से कौन सा एक पिक अप बांध है? तो कौन सा? जवाहर सागर बांध जो कोटा जिले में स्थित है, क्या है? एक पिक अप बांध है। ठीक है, और यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है 33 गुणा 3 अर्थात 99 मेगावाट। कितना उत्पादन होता है? 33 गुणा 3 अर्थात 99 मेगावाट। जवाहर सागर बांध से आगे चलने पर अगला जो बांध आता है वह आता है कोटा बैराज। और यह कोटा बैराज कहाँ पर स्थित है? कोटा में। ठीक है, कोटा नगर के किनारे कोटा बैराज का निर्माण किया गया है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कोटा बैराज के किनारे ही कौन सा नगर बसा हुआ है? कोटा नगर बसा हुआ है। ठीक है, कोटा बैराज का निर्माण का उद्देश्य
पूर्ण रूप से सिंचाई है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि कोटा बैराज का निर्माण का उद्देश्य क्या है, सिंचाई है। ठीक है, अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोटा बैराज पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बांध पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तो किस बांध पर, कोटा बैराज पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इस कोटा बैराज के किनारे ही कोटा थर्मल, कोटा तापीय, थर्मल का मतलब होता है जहाँ पे कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। इसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या पढ़ा हमने, सिंचाई। तो इस कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं ओर। ठीक है, नदी ऐसे बह रही है तो सीधे हाथ की तरफ कौन सा, दाईं ओर, और बाईं ओर दूसरी तरफ। ठीक है, जो बाईं ओर नहर निकाली गई है उसके द्वारा कोटा तथा बूंदी जिले में सिंचाई का कार्य होता है, और जो दाईं ओर नहर निकाली गई है उसके द्वारा कोटा, बारां तथा मध्य प्रदेश में क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस दाईं नहर पर 8 लिफ्ट कैनाल का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। कितनी लिफ्ट कैनाल, देखिए हमने जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ी थी तो हमने उसमें लिफ्ट नहरें पढ़ी थी। लिफ्ट नहरें क्या होता है, जब नहर का पानी को ऊपर उठाकर आगे की तरफ प्रवाहित किया जाता है। तो जब हम चंबल नदी घाटी की परियोजना की बात कर रहे हैं तो इसकी दाईं नहर पे कितनी, 8 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात चंबल नदी आगे बहती हुई कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। जहाँ पर नदी समाप्त होती है उस स्थान को मुहाना कहा जाता है, और जहाँ से नदी प्रारंभ होती है उस स्थान को उद्गम कहा जाता है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है। चारों के नाम याद होने चाहिए आपको, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। तो 3 बांध कौन कौन से, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज राजस्थान में स्थित है, और गांधी सागर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया है और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल गलत हुआ है। देखिए हमारे सवाल गलत कब होते हैं, जब हम प्रश्न को बिना समझे जल्दबाजी में उत्तर दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि बस हमें इजी टॉपिक लगता है, कोई भी प्रश्न पूछा हम उसको समझते नहीं है कि हमसे क्या पूछा है, बस जो हमने रटा है हमें वही करना है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि मुहाने से चलने पर चंबल नदी के बांधों का सही क्रम है। ठीक है, मुहाना क्या होता है, कईयों को यही पता नहीं था। आपको याद रखना है, जहाँ पर नदी का समापन होता है उसे क्या कहा जाता है, मुहाना। तो मुहाने से चलने पर क्या होगा क्रम, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर। और उद्गम से चलने पे क्या होगा क्रम, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न भी पूछा गया था कि कोटा बैराज जो बांध है इसका कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया से तात्पर्य होता है फैलाव, सर्वाधिक है। देखिए
भराव क्षमता तो किस बांध की ज़्यादा है, राणा प्रताप सागर की ज़्यादा है, जबकि कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो किसका है सर्वाधिक, कोटा बैराज का सर्वाधिक है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, चंबल नदी घाटी परियोजना कंप्लीट होती है। इसमें बांध, उनके ऊपर जल विद्युत का उत्पादन, कौन सा बांध कहाँ पर है, इसमें से प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में किसी और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।